बेटा जी हम सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं आपके सिस्टम को जब वो एक्सपोज होता है अराउंड मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोगों के सामने एक्सपोज होता है। तो इस हवाले से हमने बात की थी कि हमारे पास जो सिक्योरिटी की टाइप्स हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ की, वो नेटवर्क सिक्योरिटी हो सकती है कि आपका नेटवर्क की सिक्योरिटी ब्रीच हो और नेटवर्क के थ्रू डाटा किसी जगह पे चले जाए, या कोई अनऑथराइज्ड यूज़र आपके सिस्टम में कुछ वर्किंग परफॉर्म करे, ठीक है, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो रहे हो। फिर डाटा सिक्योरिटी के हवाले से हमने बात की थी कि डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हम कहते हैं की फैक्टर होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट और उसका सक्सेस फैक्टर उसका डाटा होता है, ठीक है। तो डाटा अगर लॉस हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोग्रेस है, जो सक्सेस है, वो स्टेक पे लग सकती है। तो ये 3 डायमेंशंस हैं जहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन ये जो नेटवर्क की डायमेंशन है, नेटवर्क सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इनको नेटवर्क की टीम देखती है, ठीक है। लेकिन ये जो 2 इश्यूज़ हमारे पास हैं, ये दोनों इश्यूज़ ERP की डोमेन के अंदर आते हैं, यानी कि सिस्टम एक्सेस सिक्योरिटी थ्रू रोल एंड ऑथराइजेशन एंड डाटा सिक्योरिटी। ये दोनों चीज़ें ERP की डोमेन के अंदर आती हैं। तो हमने इनको ग्रेजुअली डिस्कस किया था। यहाँ पे हमारे पास सिस्टम एक्सेस सिक्योरिटी जो है, ऑथराइजेशन, वो हमने उसको 2 तरह से डिफ़ाइन किया था, यानी कि एक्चुअली है एक ही चीज़ है लेकिन उसके 2 डिफरेंट व्यूज़ हैं। पहला व्यू उसका एक्टिविटी बेस्ड है कि आप एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस लें, उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको नंबर लगा दें और जो रेलेवेंट यूज़र्स हैं उनको वो रोल्स एलोकेट कर दें। दूसरा तरीका कर क्या था, हम रोल्स के अगेंस्ट एक्टिविटी लेके आए। एक रोल है, वो कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, उसका ट्रांजैक्शन कोड उस रोल के पोर्टफोलियो के अंदर डाल दें। फॉर एग्जांपल बीइंग लेक्चरर, अगर मैं उसको ओपन करूं तो मेरे रोल के अंदर अटेंडेंस आ जाए, मेरे रोल के अंदर जो है ना वो मार्क्स अपडेट करना आ जाए, मेरे रोल के अंदर जो है ना वो एग्जामिनेशन का डाटा एक्सेट्रा आ जाए। तो अगर उसको HOD ओपन कर रहा है तो HOD के रोल के अंदर वो सारी चीज़ें भी हों और साथ में CLO और PLO अपडेट करना भी हो, ठीक है, उनकी मैपिंग करना भी हो। सिमिलरली अगर उसको डीन साहब देख रहे हो तो उनके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे और उनकी रिपोर्ट जनरेट कर रहे होंगे वहाँ से। तो ये हमारे पास दूसरा पर्सपेक्टिव है, सिमिलर चीज़ का दूसरा मेथड, दूसरा एंगल ऑफ परसेप्शन है रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। आज हम बात करते हैं डाटा सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग डाटा सिक्योरिटी। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये 2 टर्म्स जो हैं ये हमारी ERP की डोमेन के अंदर आती हैं। हमने पहले वाली को कल डिस्कस कर लिया था, डाटा सिक्योरिटी को आज डिस्कस करते हैं। डाटा सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी क्योंकि वो ऑफशोर उनके यूनिट्स हैं, ऑफशोर उनके सेटअप्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और मैनेजरियल सेटअप्स हैं। जब आपको इस तरह के ERP को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ती है तो फुल वॉल्यूम डाटा टेस्ट के लिए आपको उसको टेस्टिंग के प्रोसेस में बहुत सारे लोग उस डाटे तक एक्सेस हासिल कर लेते हैं, ठीक है। वो एक वैलिड तरीके से आपके सिस्टम तक पहुंच रहे होते हैं, लेकिन आपने ये इंश्योर करना होता है कि डाटा उन तक ना जाए, क्योंकि डाटा ऑर्गेनाइजेशन का की एसेट है, ठीक है। तो बहुत सारा सेंसिटिव डाटा भी होता है, जिस तरह से पाकिस्तान में आपको पता है ID कार्ड नंबर्स की इन्फॉर्मेशन होती है। अब तो खैर ये बायोमेट्रिक हो गया, पहले ID कार्ड नंबर हो और पेरेंट्स के नेम आपको पता हो तो आप सिम जो है ना उसको रजिस्टर्ड करवा सकते थे, आप ATM कार्ड को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं डाटा के ऊपर। तो डाटा की सिक्योरिटी के लिए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन उन एग्रीमेंट्स को हम जो है ना वो 100% इंश्योर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई हिडन वे में उस डाटा को इस्तेमाल कर रहा हो तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे गैर मुतल्लिका अफराद उस सिस्टम को थ्रू लीगल राइट्स एक्सेस कर रहे होते हैं। वो टेस्टिंग के मद में होते हैं, वो हम कहते हैं कंसल्टेंट फर्म्स हो सकती हैं, वो डेवलपर्स हो सकते हैं, वेंडर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोग आपके सिस्टम के डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। सो ये जो ट्रेंड इंक्रीज़ कर रहा है ऑफशोरिंग टेस्टिंग का या ERP के अंदर जो डेवलपमेंट का, इसके लिए ज़रूरी है कि आप डाटा की मास्किंग करें, डाटा को मास्क करें, ताकि डाटा जो है वो इन एक्चुअल वो किसी भी यूज़र के सामने ना जाए, ठीक है। जो चीज़ें हम एक्चुअली हाइड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ना सोशल सिक्योरिटी नंबर है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, फाइनेंशियल डाटा है, हेल्थ केयर सेंटर इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय सैलरी एक्सेट्रा, ये रिकॉर्ड है,
ठीक है। तो ये रिकॉर्ड्स जो हैं वो अगर किसी हम कहते हैं इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन के पास या किसी गैर मुतल्लिक़ा अफराद के जो है ना अफराद के ग्रुप के पास जाएगा तो ये हमारे लिए मुज़र साबित हो सकता है। हमने क्या करना है, मास्किंग करनी है ताकि डाटा उनको नज़र भी आए और ओरिजिनल भी ना हो। ठीक है, वो उस डाटे के थ्रू अगर कुछ इल्लीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो एक्टिविटी फुलफ़िल ना हो सके बल्कि वो कैप्चर हो जाए, लोग वो पकड़े जाएँ। तो उसके लिए हम डाटे की मास्किंग करते हैं। मास्किंग से क्या मुराद होता है, कंसीलिंग ऑफ सेंसिटिव डाटा। कंसीलिंग से मुराद होता है छुपा लेना, हाइड कर देना। ठीक है, सेंसिटिव डाटे को आपने जो है ना वो स्क्रैम्बल सेंस में करना होता है कि वो लगे ओरिजिनल लेकिन वो ओरिजिनल ना हो। ठीक है, और जब उसमें से कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अखज़ करने की कोशिश की जाए तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अखज़ ना की जा सके। ठीक है, उसको कहते हैं डाटा मास्किंग। ठीक है, डाटा मास्किंग की जो पॉलिसी है वो ये होती है कि आपने डाटा मास्किंग करनी है लेकिन इस तरह से करनी है कि जो डाटा है उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। अगर डाटा चेंज हो जाए लेकिन उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ डिस्टर्ब ना हो, अगर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ डिस्टर्ब हो गई हैं तो फिर वो डाटा की टेस्टिंग प्रॉपर नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान के अंदर जो CNIC है वो पहले 5 डिजिट्स आते हैं, फिर 7 डिजिट्स आते हैं, फिर 1 डिजिट आता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, हम कहते हैं कि इसका मास्क ये है कि ये पहले इनपुट मास्क ये होगा कि पहले 5 डिजिट्स होंगे, फिर डैश होगा, फिर 7 डिजिट्स होंगे, फिर 1 डिजिट होगा। तो ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है ये इसकी प्रॉपर्टी है। हम कुछ फेक डाटा एंटर करना चाहते हैं लेकिन इसी प्रॉपर्टी के साथ सिमिलरली जो फ़ोन नंबर है उसका एक पैटर्न है। फ़ोन नंबर का एक पैटर्न होता है, 4 डिजिट्स हैं, फिर डैश है, फिर 7 डिजिट्स हैं। सिमिलरली बैंकिंग का जो IBAN होता है, इंटरनेशनल बैंकिंग जो नंबर उनका होता है, अकाउंट नंबर, इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर IBAN, उसका एक पैटर्न होता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअल डाटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अकाउंट डिपार्टमेंट की टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनका ID कार्ड नंबर उसके पास जाए लेकिन वो जेन्युइन ना हो, अकाउंट नंबर उसके पास जाए लेकिन वो जेन्युइन ना हो। ठीक है, और इस तरह से रेलेवेंट डाटा उनके पास जा रहा हो विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट डाटा विद फेक डाटा। ठीक है, तो ये डाटा मास्किंग की का रोल है कि आपने जो डाटा की प्रॉपर्टीज़ को चेंज किए बगैर उसकी जो ना वो अपनी ओरिजिनलिटी उसको कवर कप चेंज कर देना है। ठीक है, एक और बात याद रखी जाती है कि डाटा मास्किंग की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको पहले तहरीर किया जाता है, फिर उनको किसी जगह पे हाइड कर दिया जाता है। ठीक है, वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट बनता है। आप लोगों को पता होगा कि ये जो बोर्ड के अंदर पेपर होते हैं आप लोगों के, मैट्रिक FSC वगैरह में आप पेपर देते हैं, आपने ये जो रोल नंबर ऊपर लिखा होता है वो रोल नंबर का उतना पोर्शन पेपर का उसमें से उतार लिया जाता है, उसको एक सीक्रेट नंबर, एक हिडन नंबर लगा दिया जाता है। ठीक है, वो ज़ाहिर हमें रोल नंबर टाइप लग रहा होता है लेकिन वो रोल नंबर जो होता है वो किसी और जो है ना वो उसमें हमने कुछ ऐसी ऐड किया ताकि जाके हम टेक्निक पढ़ने वाले हैं, हो सकता है ओरिजिनल रोल नंबर को जो है ना वो 7 पे डिवाइड करके वो रोल नंबर बना हो सकता है ओरिजिनल रोल नंबर में हम वो जो है ना वो 257 ऐड करके वो रोल नंबर बना रहे हो। कुछ इस तरह से हम उसके अंदर टेक्निक बनाते हैं लेकिन रूल्स लिखे जाते हैं क्योंकि हमने उस डाटा से वापस अपने ओरिजिनल डाटा की तरफ भी आना होता है। ठीक है, तो डाटा मास्किंग जो है ना उसके प्री डिफाइंड पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटेड और मैनुअल प्रोसीजर दोनों के थ्रू हो सकते हैं और डाटा मास्किंग जो है वो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हुए की जाती है। अच्छा, डाटा मास्किंग की ज़रूरत 2 वजह से पड़ती है। एक तो ये है कि हम जो अपने डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में सोचती है कि हमारी बका जो है वो डाटा को सिक्योर करने में है। ठीक है, दूसरा हमारे पास कुछ लीगल ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं, लीगल रिकमेंडेशंस भी होती हैं। हम जो है ना डाटा को कानूनी इजाज़त के बगैर शेयर भी नहीं कर सकते। ठीक है, जो डाटा होता है ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, अगर आप उसको इससे लीक आउट करते हैं तो आप जो है वो कानून के दायरे में आते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बुक में जो लिखा हुआ है वो हिप्पा है, हिप्पा से मुराद जो है हेल्थ इंश्योरेंस एंड इस तरह से समथिंग ये कुछ है इसका एब्रीवेशन। तो ये जो हमारे पास एजेंसीज़ होती हैं, जो हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं,
उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि हम डाटे को विदाउट यूजर्स परमिशन, जिसका डाटा है उसकी परमिशन के बगैर हम उसको लीक आउट नहीं कर सकते, किसी को नहीं दे सकते। अब एक तो हमारी अपनी ज़रूरत है, दूसरा हमारे पास ऊपर कुछ जो है ना वो लीगल ऑब्जर्व जो है ना वो कहते हैं कि लीगल रिकमेंडेशंस हमारे पास हैं, ठीक है, उनको भी हमने मद्देनज़र रखना होता है। तो हम फिर करते हैं डाटा की मास्किंग। डाटा की मास्किंग की मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हमारे पास हैं। पहले नंबर पे है शफलिंग रीऑर्डरिंग। शफल करते हैं, रीऑर्डर करते हैं किसको? कॉलम्स को। जिस तरह से हम कहते हैं कि नेम जो है वो हमारे पास अहमद का आ रहा हो, ठीक है, आगे जो डेट ऑफ बर्थ है वो एहसन की आ रही हो, और जो आगे अकाउंट नंबर है वो अली का आ रहा हो, ठीक है, और आगे जो होम एड्रेस है वो बिलाल का आ रहा हो। हम उनको शफल इस तरह से करते हैं डाटा को कि जो कॉलम्स के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उनको शफल करते हैं। फॉर एग्जांपल पहला वाला जो कॉलम है उसको आपने एज इट रहने दिया, दूसरे वाले कॉलम के लास्ट 100 रिकॉर्ड्स उठा के साइड पे रखे, ऊपर वाले जो है ना वो जो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 1000 टोटल 900 को नीचे स्वैप कर दिया, और ये जो सबसे एंड से उठाए थे उनको सब पे टॉप पे रख दिया, ये शफल हो गया। इसी तरह से बाकी कॉलम्स को भी शफल करते हैं। हम शफलिंग करते हैं ताकि एक यूज़र है उसके अगेंस्ट उसके पेरेंट्स के नेम जो हैं वो सिमिलर ना रहे, वो भी शफल हो जाए, उनके डेट ऑफ बर्थ भी शफल हो जाए, उनका अकाउंट नंबर भी शफल हो जाए, मोबाइल नंबर भी शफल हो जाए, और उसका जो डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, CNIC एट्सेट्रा सारी चीज़ें शफल हो जाएं। सिर्फ नाम लिखा हो, नाम के आगे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जो भी मैंने बात की है, जिस तरह से नेम, फादर नेम है, मदर नेम है, जिस तरह से उसके अकाउंट नंबर, CNIC और एंड सो ऑन, ये जो डिटेल है ये किसी और लोग पर्सनस की हो, डिफरेंट लोगों की हो। लेकिन अगेन ये बात याद रखनी है कि इस पॉलिसी को पहले लिखा जाता है कि किस कॉलम को किस तरह से शफल किया जाएगा ताकि हम उसको वापस रिटेन बैक कर सकें, या उसका फिर बैकअप लिया जाता है। ये पॉलिसी है। पहला जो हमारे पास है कि हम क्या करते हैं, हम शफल करते हैं कॉलम्स के अंदर, वैल्यूज़ को कॉलम के अंदर शफल करते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन होगा, नेम उसके अगेंस्ट ना उसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही होगी, वो किसी और पर्सन की होगी, ना उसके अगेंस्ट हम कहते हैं CNIC उसका आ रहा होगा, वो किसी और पर्सन का होगा। इसी तरह से ये चीज़ें सारी की सारी शफल करती जाएंगी। दूसरी अप्रोच हमारे पास है रैंडम वैल्यू अप्रोच। इसमें हम क्या कहते हैं, अ रो और अ कॉलम कैन बी मास्क्ड और रिप्लेस्ड विद रैंडम वैल्यू। हम कोई रैंडम वैल्यूज़ इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जो कंट्री नेम है हम उसको मास्क करना चाहते हैं, तो हम रैंडमली उसको जो ना जिस तरह से कर रहे होते हैं हम, अब वर्ड के अंदर जाते हैं, वहाँ पे रिप्लेस की ऑप्शन आती है। अब लिखते हैं पाकिस्तान, जहाँ पे लिखा हो ना उस सारे को रिप्लेस कर दें अब ABC के साथ। जहाँ पे जो हम कहते हैं लेट्स सपोज सऊदीया लिखा हुआ है, अरेबिया लिखा हुआ है, उस सारे को PQR से जो है ना वो रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास रैंडम वैल्यू के साथ रिप्लेसमेंट आती है। आप अपने टेबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको रैंडमली रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। आप देखते हैं जो ID कार्ड है उसके शुरू में 33100 आता है, तो आप 33100 को रिप्लेस कर दें टेट्रा ज़ीरोज़ के साथ, 5 ज़ीरोज़ के साथ रिप्लेस कर दें। तो ये आप अपनी तरफ से एक पॉलिसी बनाते हैं कि उसको कोई रैंडम वैल्यू एलोकेट कर दें, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है हैशिंग। हैशिंग क्या होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोन नंबर आपके सामने है, उसका अगर लास्ट वाला डिजिट जो है मैं उसको हैश कर दूं, यानी कि एक पर्सन है उसके फ़ोन नंबर के एंड पे 5 आता है, मैं 5 को रेस करके वहाँ पे हैश लगा देता हूँ। अगर आप उस नंबर को गेस करना चाहें तो आप 10 नंबर्स जो है ना उनको ट्राई करेंगे, 10 में से कोई एक नंबर वैलिड होगा। अगर मैं लास्ट वाले एक की बजाय 2 डिजिट को हैश कर दूँ तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मैं 4 डिजिट को हैश कर दूँ तो हमें जो है वो अराउंड 1000 नंबर्स को ट्राई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास डाटा मास्किंग का एक मैकेनिज़्म है कि आप 3-4 करैक्टर को हैश के साथ या स्टैरिक के साथ तब्दील कर दें, ठीक है, ताकि उसमें कुछ नज़र ना आ सके, कुछ हम उसको गेस ना कर सकें। जिस तरह से अगर आप अपना जीमेल का पासवर्ड फॉरगेट कर गए हों, आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ स्टैरिक्स शो करता है, ठीक है। स्टैरिक से मुराद ये होता है कि उसके दरमियान वाली चीज़ें आपसे हिडन है, और आप उनको कोई भी एल्गोरिदम लगा दें, परमोटेशन कम्बिनेशन का कोई भी आप रूल लगा दें,
आपके लिए इतना आसान नहीं होता किसी एक जो CNIC है या एक फ़ोन नंबर है उसको क्रैक कर लें आप जल्दी से, और आपके पास एक पूरी लिस्ट होती है। ये हैशिंग है। फिर उसके बाद आती है डेट एजिंग। डेट एजिंग से मुराद ये है, ये स्पेसिफिक है डेट कॉलम के लिए। डेट ऑफ एडमिशन है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डिग्री कंप्लीशन है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है। ये इस तरह की चीज़ें हैं, इनके अंदर हम रैंडमली चेंजेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 1500 डेज़ ऐड कर दें। डेज़ ऐड करने, नॉट ईयर्स, ठीक है। डेज़ ऐड करेंगे तो वो जो है ना उनकी डेट ऑफ बर्थ कहीं की कहीं चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एक साल के अंदर 365 दिन होंगे, तो ये तकरीबन जो है हम कहते हैं 5 साल बनेंगे, तकरीबन 5 ईयर्स होंगे, 5 ईयर का डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। तो हम रैंडमली इसके अंदर कोई वैल्यूज़ ऐड 2000 ऐड कर दें, 5000 ऐड कर दें, ठीक है, नंबर ऑफ़ डेज़। तो जो डेट होगी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये चेंज हो जाएगी। यानी कि ओरिजिनल डाटा जो है वो मास्क हो जाएगा, उसको हम हाइड कर लेंगे। कोई भी उससे अगर कोई परसेप्शंस निकालना चाहे, कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट करना चाहे या उसका कोई इलीगल इस्तेमाल करना चाहे तो वो नहीं कर सकेगा। सिमिलरली हमारे पास है वैल्यू चेंज इन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ के अंदर कुछ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करें। ये स्पेसिफिक है फॉर एग्जांपल सैलरी के लिए, ये स्पेसिफिक है फॉर एग्जांपल कैजुअल लीव्स एट्सेट्रा के लिए। इसका पर्पज़ क्या होता है कि आप ओरिजिनल नंबर को हाइड कर दें, ठीक है। तो इसके लिए है कॉलम इज चेंज्ड आइदर इंक्रीमेंटली और डिक्रीमेंटली बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड पॉलिसी। कॉलम के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं अपनी पॉलिसी के मुताबिक। अ नंबर वैल्यू कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ऑन अ परसेंटेज। आप परसेंटेज के थ्रू भी कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी 1 से लेके जो एम्प्लॉय नंबर है 1 से लेके 100 तक जो है उनकी सैलरी के अंदर सैलरी को मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ, ठीक है। और अगले जो हैं 101 से लेकर 200 तक उनकी सैलरी को डिवाइड कर दें 2000 के साथ, ठीक है। फिर उससे आगे तो देखें ओवरऑल सिनेरियो भी चेंज हो जाएगा। कोई ओवरऑल जो आपकी जो एक्सपेंडिचर इन सेंस ऑफ सैलरी है वो कैलकुलेट करना चाहता हो तो देखें उसके पास बहुत रैंडम वैल्यू, कहीं पे वो बहुत ज़्यादा जो लाखों के बजाय करोड़ों में सैलरी शो हो रही होगी, और कहीं पे वो हज़ारों की बजाय वो पैसों के अंदर शो हो रही होगी, जहाँ पे आप उसको 2000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास सिमिलरली आप परसेंटेज के थ्रू भी डिक्रीज़ कर सकते हैं कि आप एक नंबर लें, उसका आप जो है ना वो डिक्रीज़ कर दें 45%, 75% डिक्रीज़ करके शो कर दें, ठीक है। तो एक पर्सन की सैलरी जो है ना वो फॉर एग्जांपल 1 लाख है, 75 डिक्रीज़ कर देंगे तो 25 रह जाएगी। तो ये एक प्री डिफाइंड पॉलिसी के मुताबिक, रिटन रूल के मुताबिक आप लिख लेते हैं, अपनी तरफ से रूल बनाते हैं और उसके मुताबिक उसको चेंज कर देते हैं। तो लॉजिक शुड बी सच दैट इट नॉट इजी टू डिकोड द पैटर्न, ठीक है। वो इस तरह से बनाएं कि पहले एम्प्लॉयज़ का इतना, पहले 100 का ये है, अगले 100 का ये, अगले 100, हर जो है ना वो जो हम कहते हैं 100 के बैच के ऊपर या 50-50 के बैच के ऊपर डिफरेंट पॉलिसी, डिफरेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाएं। किसी पे नंबर फॉर्म में लगा दें, किसी पे परसेंटेज फॉर्म में लगा दें, सो दैट कि उससे जो पैटर्न है वो डिकोड ना, पैटर्न को अंडरस्टैंड ना किया जा सके। आपको ये ना पता हो कि कहाँ पे 50% लिया गया, कहाँ पे 75% लिया गया, कहाँ पे उसको 2000 पे उसमें ऐड किया गया, कहाँ पे माइनस किया गया, कहाँ पे उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। तो इस तरह से करें। आप ये करें कि तमाम जो है ना इवन नंबर्स उनको जो है 3 पे डिवाइड कर दें, तमाम ऑड नंबर्स को 5 पे डिवाइड कर दें। इस तरह की पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन विद रैंडम वैल्यू। रैंडम वैल्यू के साथ आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये अगेन आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप मैनुअली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम कोई नेम है, आप कहते हैं जहाँ जहाँ पे मोहम्मद आ रहा हो उसको चेंज कर दें, जहाँ जहाँ पे अली आ रहा हो उसको चेंज कर दें, ठीक है। तो वो पर्सन का जो एग्जैक्ट नेम है, या आप जो है ना सभी सर नेम्स को शफल कर दें, तमाम जो फर्स्ट नेम को शफल कर दें, तमाम लास्ट नेम को शफल कर दें, ठीक है। तो ये जो है ना वो आपके ओरिजिनल डाटे को हाइड कर देता है। ये हमारे पास मास्किंग की टेक्निक्स हैं। सिमिलरली हमारे पास टूल्स भी अवेलेबल हैं जो कि ऑटोमेटिकली डाटा की मास्किंग करते हैं। उसके अंदर हमारे पास है IBM डाटा मास्किंग का टूल है ऑप्टिम, ठीक है, एज अ पॉपुलर डाटा मास्किंग टूल। इसके अलावा जी बेटा, हाँ जी बेटा सर ये जो हम पॉलिसीज बनाते हैं जी जी
अगर ये लीक हो जाए तो तब भी तो डाटा हमारा सिक्योर नहीं हो सकता। बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें बोर्ड में पेपर हर दफ़ा जो है वो चेक होते हैं। आज तक कभी ये नहीं हो सका कि उस पेपर की जो हम कहते हैं ओरिजिनलिटी या उसका रोल नंबर ट्रेस किया जा सके असल वाले का, क्योंकि बोर्ड के अंदर एक सीक्रेसी डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, उसके तमाम पर्सन जो है ना वो सिक्योरेसी रूल के मुताबिक काम करते हैं। वो उनकी रोल नंबर्स की कटिंग होती है, उनको एक मास्क रोल नंबर लगाया जाता है जो कि ओरिजिनल नहीं होता, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो कभी आप लोगों ने सुना है ऐसा? तो डेफिनेटली अगर उसको दानिस्ता तौर पे जो सीक्रेसी पॉलिसी बनाने वाले हैं या जिनके पास ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो ही अपने आप में ही वो उसको लीक कर दें या उनके खुद से राब्ते हों किसी जो इलीगल फर्म के साथ, तो फिर उसका कोई हल तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये मास्किंग है कि आप लीगल वे में किस तरह से जो है ना वो अपने जो डेवलपर्स हैं, जो टेस्टर्स हैं, उनको अपने डाटे से एक्सेस तक रोक सकते हैं। ठीक है, तो डाटा मास्किंग टूल्स जो हैं आपके सामने, ओके ये सर। हमारे पास डाटा मास्किंग टूल की एक लिस्ट आपके सामने अवेलेबल है। ये अपनी एल्गोरिदम्स के मुताबिक किसी तरह के काम करते हैं। ठीक है, और उसका बैकअप लेते हैं। जब आप उसको टेस्ट करवा चुके होते हैं तो आप उसकी ओरिजिनल शेप को रिटेन कर सकते हैं दोबारा से। तो ये हमारे पास है बेटा डाटा सिक्योरिटी। ईआरपी जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको 3 तरह की सिक्योरिटीज़ का सामना कर इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसको नेटवर्क टीम हैंडल करती है। उसके बाद आपके पास ऑथराइजेशन सिक्योरिटी है, जिसको आप अपने 2B मॉडल प्रोसेस के अंदर देखते हैं। तो 2B के अंदर जो रोल्स एलोकेट होते हैं उसके मुताबिक हम 2 स्कीम्स बनाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड होती है और रोल बेस्ड होती है। तो ऑथराइजेशन 2 तरीके से की जा सकती है। फिर आते हैं डाटा के ऊपर। तो डाटा की सिक्योरिटी के लिए हम डाटा की मास्किंग करते हैं। उसकी मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स है आपके सामने, उन एल्गोरिदम्स को मद्देनज़र रखते हुए डाटा की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। ये हमारे पास है बेटा जी चैप्टर नंबर 10, जिसको हम सीरीज़ में पढ़ रहे हैं। चैप्टर नहीं कह सकते, हम इसको टॉपिक्स कह लें। अभी हम अगले चैप्टर के ऊपर मूव करते हैं। यह डाटा माइग्रेशन। सो बेटा जी, जिस तरह से हमने लास्ट में बात की थी कि हम ईआरपी के मुख्तलिफ फेजेस में से होते हुए उसके रियलाइजेशन फेज़ के ऊपर आ चुके हुए हैं। तो ये जो हमारे पास डाटा माइग्रेशन है, ये रियलाइजेशन फेज़ के हम कहते हैं लास्ट फ्यू स्टेप्स के अंदर है। आपको पता होगा कि जो ईआरपी है उसके लास्ट पे आप उसको टेस्ट करने के बाद, आप टेस्ट कर चुके हैं उसको, टेस्ट करने के बाद आप उसका डाटा कन्वर्ट करते हैं। पुराने सिस्टम से उठा के डाटा नए सिस्टम पे लेके आते हैं और फिर पुराने सिस्टम को जो है ना खैराबाद कहते हैं, उसको कहते हैं कट ओवर, और उसके बाद हम नए सिस्टम के ऊपर गो लाइव हो जाते हैं। तो ये हमारे पास फेजेज़ हैं, लास्ट हैं। इसके बाद हमारे पास ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी, हम इसके फंक्शनल मॉड्यूल्स के ऊपर आ जाएंगे। तो डाटा माइग्रेशन हम कहते हैं कि ईआरपी की जो लास्ट स्टेज एक्टिविटी, जो हमारे पास रियलाइजेशन फेज़ है, उसकी लास्ट स्टेज एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे पास डाटा माइग्रेशन आती है। सो बेटा जी, डाटा माइग्रेशन होती क्या है? ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम लेगेसी एप्लीकेशन और फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू न्यू ईआरपी सिस्टम। हमने बात की थी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट वाइज, उनकी ऑफिस वाइज, उनकी मैनेजमेंट वाइज डिफरेंट सिस्टम्स वर्क कर रहे होते हैं। कहीं पे वो मैनुअल सिस्टम्स होते हैं, कहीं पे वो डेटाबेस सिस्टम यानी कि कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं। हमने उनसे डाटे को उठा के नए सिस्टम के अंदर फीड करना होता है। हमने उस सिस्टम के अंदर डाटा क्यों फीड करना होता है? क्योंकि डाटा जो है वो इम्पॉर्टेंट एसेट है, उसकी बुनियाद पे रिपोर्ट जनरेशन होती है, उसी की बुनियाद पे ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है। ठीक है, तो हमने डाटे को नए सिस्टम के अंदर लेके आना है, जिसको हम ईआरपी सिस्टम कह रहे हैं। क्वालिटी ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन माइग्रेशन स्ट्रेटजी। माइग्रेशन स्ट्रेटजी के बारे में हमने बात की थी। हमारे पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जिस तरह से बिग बैंग है, हमारे पास मॉडुलर अप्रोच है, हमारे पास कट ओवर की जो हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं। तो कट ओवर से पहले आप लोगों ने उसके ऊपर डाटा माइग्रेट करना है। डाटा माइग्रेशन के मल्टीपल मेथड्स हैं। इस चैप्टर का हमारा यही एजेंडा है कि हमने वो मेथड्स को देखना है। ठीक है, बाज़ दफ़ा माइग्रेशन के अंदर ये होता है
कि आपको ऐसा डाटा प्रोड्यूस करना पड़ता है जो कि किसी पुराने लेगेसी सिस्टम के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है या तो वो मैनुअल पड़ा हुआ है किसी जगह पे, या फिर उसका रिकॉर्ड जो है वो कुछ इस तरह से है कि आप उसको वो स्कैटर्ड फॉर्म में है। जो ईआरपी के अंदर उसका व्यू है, जो ईआरपी के अंदर उसके डाटा फॉर्मेट्स हैं, उसके मुताबिक वो नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग का रिकॉर्ड अवेलेबल है इस तरह से कि वो सारे सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं जो जो उन्होंने गेट किए हैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा में जाके उन्होंने जो सर्टिफिकेट गेट किए हैं वो अवेलेबल है। हमारे पास डाटे की वो एक पैटर्न इस तरह से अवेलेबल नहीं है कि कौन सा पर्सन था, किस डेट को, किस ऑर्गेनाइजेशन पे, किस टॉपिक के ऊपर और किस रिसोर्स पर्सन से ट्रेनिंग लेके आया। वो डाटा स्कैटर्ड फॉर्म में है, यानी कि सर्टिफिकेट्स को के ऊपर अवेलेबल है और वो किसी टेबलर फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। हमने वो भी डाटा क्रिएट करना होता है। हमने ईआरपी के अंदर कुछ ऐसा डाटा भी इंसर्ट करना होता है जो कि उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता जिस फॉर्म में वो ईआरपी के अंदर जाना होता है। may need to create master data on machines, cost centers etc. फॉर एग्जांपल ना सिर्फ आपको एक ये चैलेंज है कि आपने कुछ ऐसा डाटा प्रोड्यूस करना है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, आपको किसी दूसरी, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है किसी और जगह पे नया यूनिट लगाना चाहती है, तो वहाँ पे आपको मास्टर डाटा क्रिएट करना पड़ता है। मास्टर डाटा क्या होता है, आगे जाके उसके बारे में बात करते हैं। कॉस्ट सेंटर्स एक्सेट्रा पे आपको नए सिरे से डाटा जनरेट करना पड़ता है। ये भी डाटा माइग्रेशन की स्ट्रेटजी के अंदर आता है। तो अगर हम देखें, डाटा माइग्रेशन से मुराद देखने में बहुत आसान है कि हमने पुराने सिस्टम से डाटा उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है नए सिस्टम की डाटाबेस के अंदर, लेकिन उसको बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जिस तरह से अभी हमने बात की कि कुछ ऐसा डाटा आपको ज़रूरत पड़ती है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ ऐसा डाटा प्रोड्यूस करना पड़ता है जो कि किसी नए सेटअप, किसी नए यूनिट के लिए होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो इनको सम अप करें तो जो चैलेंजेस बनते हैं, लिस्ट ऑफ चैलेंजेस वो आपके सामने हैं। पहला ये है, पहला को आप कंसीडर करते हैं पॉइंट को, वो ये है कि फ्रॉम विच सोर्स डाटा विल कम, किस सोर्स से आप डाटा गेट करेंगे। बाज़ दफ़ा आपके पास डाटा के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, आपने उनमें से रिलायबल सोर्स के ऊपर जाना होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब ये ओरेकल बेस्ड डाटाबेस सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो वो उनको, क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते थे, तो उन्होंने डाटा जो है वो उसको जिस तरह से स्पेशली अकाउंट्स का डाटा है उसको लेजर्स के ऊपर भी, पुराने जो खाता सिस्टम है उसके ऊपर भी स्टोर किया साथ साथ में। ठीक है, अब आपके पास दो सोर्सेज हैं, एक मैनुअल सोर्स है और दूसरा आपके पास कंप्यूटराइज सोर्स है। गो के दोनों के अंदर ऑलमोस्ट डाटा जो वो इंटीग्रेटेड होता है, दोनों में डाटा जो उसमें कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन उनके फील्ड्स का, उनके रिकॉर्ड्स का डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ फील्ड्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफरेंट होते हैं। तो आपका पहला ये चैलेंज होता है कि आपने किस सोर्स से डाटा गेट करना है। दूसरे नंबर पे हाउ मच डाटा नीड टू बी माइग्रेटेड, आपने ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कितने अरसे से काम कर रही है और आपको उसके कितने डाटा को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक अदारा है, एक यूनिवर्सिटी है, वो पिछले 50 साल से काम कर रही है, तो क्या आपको उसके पिछले 50 साल का डाटा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है या आपको उसका रेलेवेंट डाटा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। इनको आगे जाके हम एड्रेस करते हैं। हाउ टू क्लीन द डाटा, डाटा क्लीनिंग से मुराद ये है, एक फंडामेंटल रूल है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस से हम ये मुराद यहाँ पे लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, उसको कहते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन करेंगे गार्बेज, यानी कि डाटा, अगर आपका आप डाटा क्लीन एंड डाटा एंटर नहीं करते तो वो आपकी आउटपुट कभी भी क्लीन नहीं होगी। ठीक है, तो हमने डाटा की क्लींजिंग करनी है, इसके बारे में इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम कि डाटा की क्लींजिंग कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हु विल वेरीफाई एंड इंश्योर दैट डाटा क्लीन डाटा इज़ लोडेड इनटू द सिस्टम, यानी कि जो डाटा आपने माइग्रेशन के बाद लोड कर दिया है सिस्टम की, नए सिस्टम के ऊपर, पुराने सिस्टम के साथ उसको वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए डेफिनेटली एक टीम बनाई जाती है जो कि डाटा की वेरिफिकेशन को इंश्योर करती है। उसके बाद हमारे पास आता है विच इलेक्ट्रॉनिक माइग्रेशन टूल, जिस तरह से ETL है। ETL से मुराद होता है एक्सट्रैक्शन, ट्रांजिशन एंड लोडिंग। एक्सट्रैक्शन यानी कि एक्सट्रैक्ट करना डाटा, किसी स्पेसिफिक सिस्टम में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, उसके बाद उसको ट्रांजिशन से मुराद उसकी क्लिनजिंग है और उसको कन्वर्ट करना
इन द फॉर्मेट दैट द न्यू सिस्टम विल एक्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास है लोडिंग, उसको नए सिस्टम के ऊपर लोड करना। ये ऑटोमेटिकली जो हमारे पास ऑटोमेटेड टूल अवेलेबल हैं उनको ETL कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है विच डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड अर्लियर एंड व्हाट नीड टू बी ट्रांसफर्ड जस्ट बिफोर गोइंग लाइव। ये भी हमारे पास एक चैलेंज होता है कि हम डाटा को ट्रांसफ़र कर दें उठा के। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल डाटे को ट्रांसफ़र किया है 28 ऑफ एनी मंथ, 28 को हमने डाटा ट्रांसफ़र किया और नए सिस्टम को गो लाइव होते में 3 से 4 दिन लग गए कट ओवर करते हुए। उस दौरान हमने पुराने सिस्टम में से सैलरी जो है वो डिस्पर्स कर दी है, तो सैलरी की डिस्पर्समेंट का रिकॉर्ड जो है वो पुराने सिस्टम के अंदर है, ठीक है। और हम जो 2 तारीख को आगे काम करने वाले हैं वो नए सिस्टम के ऊपर काम करने वाले हैं। तो आपके अकाउंट का तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो मिसमैच कर गया ओरिजिनल के साथ, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास ओपन ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। आपने उसकी वर्किंग कंप्लीट कर ली हुई थी जिस दौरान आपने डाटा को माइग्रेट किया। उस दौरान वो माइग्रेट होने के बाद वही डाटा ट्रांसफ़र हो गया 28 वाला, लेकिन 29 और 30 को बैंक ने वो अकाउंट से वो वाली अमाउंट डिडक्ट कर दी, सैलरीज़ को डिसबर्स कर दिया एम्प्लॉयज़ के अंदर। अब आपके जो अकाउंट का रिकॉर्ड है और आपके ERP का रिकॉर्ड है वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे ये इसको जो ना वो सबसे ज़्यादा फोकस इस पॉइंट के ऊपर करेंगे कि किस किस डाटे को हम अर्ली स्टेजेस पे लेके जा सकते हैं और किस किस डाटे को बिल्कुल एट द लास्ट निक ऑफ टाइम हम इस तरह का, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी है ना, हम देखते हैं कि जी सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो हम फ्राइडे को जो है ना इसकी लोडिंग स्टार्ट करें, सैटरडे संडे को कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म ना हो और मंडे वाले दिन आप ERP के ऊपर चले जाएं। हम कहते हैं जस्ट बिफोर गोइंग लाइव। तो ये इश्यूज़ हैं, अगर आप इनको ओपनली लेके चलेंगे कि सभी को उठा के कॉपी कर दिया और आप 3 से 4 दिन बाद या आफ्टर अ वीक नए सिस्टम के ऊपर गए, तो आपके एक्चुअल जो आप कहते हैं रिकॉर्ड्स हैं और जो आपके ERP के रिकॉर्ड्स हैं वो आपस में मैच नहीं करेंगे, क्योंकि जो ओपन ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें चेंजेस आ रही होती हैं इस दौरान पे, ठीक है। सिमिलरली ओपन ट्रांजैक्शन की ये भी एग्जांपल हो सकती है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स के एडमिशन का डाटा चल रहा है, ठीक है, उस दौरान हमने सिस्टम को जो पुराने सिस्टम को कट ऑफ किया और नए सिस्टम पे गो लाइव हुए, उस दौरान हमें 4 से 5 दिन लगे। तो 4 से 5 दिन में जो जितने स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं या जितने स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है उनका रिकॉर्ड पुराने सिस्टम के अंदर चला गया, ठीक है, और नए सिस्टम के अंदर उनका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की जो ओपन ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम कभी भी जो ना वो डिले का शिकार नहीं होने देते, अदरवाइज सिस्टम इनकन्सिस्टेंट हो जाता है। ये हमारे पास एरियाज ऑफ कंसर्न है जब आप डाटा को माइग्रेट करते हैं। तो इसी के पर्सपेक्टिव में, इसी कॉन्टीन्यूस में हम डाटे को 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है मास्टर डाटा और दूसरे नंबर पे हमारे पास है ट्रांजैक्शन डाटा। मास्टर डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा डाटा है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता, यानी कि उसके अंदर उतनी स्पीडी चेंजेस नहीं आ रही होती। आप उसको माइग्रेट करें और माइग्रेट करने में माइट भी आपको 1 से 2 वीक लग भी जाएं, तो उस रिकॉर्ड के अंदर वेरिएशन नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी है, अगर यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम सपोज कर लें, नंबर ऑफ़ रूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ फर्नीचर आइटम्स कितनी हैं, नंबर ऑफ़ फैंस कितने हैं, नंबर ऑफ़ ग्राउंड्स कितनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो ये रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तब्दील नहीं हो रहा होता ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको ERP को माइग्रेट करते में 1 वीक लग जाता है, 2 वीक लग जाते हैं, तो उसके दौरान जो है ना वो कोई नए जो है ना हम कहते हैं ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे उस दौरान। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अगर वो होगा भी तो इतनी कम मिकदार में होगा कि आप नए सिस्टम के ऊपर जाके उसको चेंज कर सकते हैं मैनुअली। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूम अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपने उसको माइग्रेट किया तो 1 वीक में मे बी वो रूम जो है ना वो बिल्टअप हो जाए, तो हम उसका रिकॉर्ड जो ना उसको अपडेट कर देंगे। और माइट भी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ नए जो ना वो फैंस परचेज़ कर लिए गए हैं उस दौरान, तो वो इतना कम डाटा है कि हम उसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मास्टर डाटा। डाटा सेट विच डज़ नॉट चेंज एवरी डे, ऐसा डाटा जो कि हर रोज़ तब्दील नहीं होता, बहुत रेयर तब्दील होता है, कम फ्रीक्वेंसी के साथ तब्दील होता है। ओनली रेलिवेंट मास्टर डाटा शुड बी गेटिंग ट्रांसफर्ड। रेलिवेंट मास्टर डाटा से मुराद ये रूल है माइग्रेशन का। यहाँ पे नीचे ट्रांजैक्शन डाटा आएगा
वहाँ पे भी हम इस रूल को फॉलो करते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ रेलेवेंट डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। इर्रेलेवेंट डाटा से मुराद क्या है? यूनिवर्सिटी जब बनी तब ये यूनिवर्सिटी एक कॉलेज थी, ये टेक्सटाइल कॉलेज था जो कि किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड था। फिर उसके बाद उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, ठीक है। यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद इसका नया ऑर्डिनेंस बन गया। अब इसका जो पुराना रिकॉर्ड है उसको हमें नए ईआरपी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनने के बाद क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस आ गया, अब एक बिल्कुल नई चीज़ बन गई है। तो वो जो पिछला इसका 35 साल का रिकॉर्ड है उसको आप अपने सिस्टम में लोड नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके सिस्टम के लिए रेलेवेंट नहीं है। नोट पॉइंट इन ट्रांसफरिंग ऑब्सलीट मटेरियल। ऑब्सलीट से मुराद जो है, जिसको मतरूका मटेरियल कहते हैं, जिसकी वक़्त ख़त्म हो चुकी हुई है, जिसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो चुकी हुई है, हम उसको ट्रांसफ़र नहीं करते। These are part of data cleaning activity and need to be taken seriously so that ERP system not getting loaded with junk data। देखें, यूनिवर्सिटी के जो पहले 35 साल का डाटा है, तब इनकी सैलरीज जो अपने अकाउंट ऑफिस से नहीं होती थी, वो जो गवर्नमेंट का अकाउंट ऑफिस होता है वहाँ से डिसबर्स होती थी। वहाँ के अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, वहाँ पे क्लास रिकॉर्ड्स, वहाँ के रूम्स रिकॉर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ERP का पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती हमें, ठीक है। ये डाटा है जो कि फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत सारा ऐसा डाटा होता है जो कि ऑब्सलीट हो चुका हुआ है, जिसकी हमें फर्दर ज़रूरत नहीं है। आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसे डाटे को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया जाए। हम ऐसे डाटे को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते। फ्यूचर में किसी जगह पे इसकी जाके दोबारा से ज़रूरत पड़ सकती है। इसका सलूशन आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये कि हम बहुत ज़्यादा जो पुराना डाटा है, जो जिसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, उसको ERP के अंदर लोड नहीं करते, ताकि सिस्टम जो है वो ओवरलोडेड ना हो। देन हमारे पास आता है ट्रांजैक्शन डाटा। ओपन आइटम्स लाइक स्टॉक, ओपन परचेज ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑर्डर्स एक्सेट्रा, जिनके अंदर फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रही होती हैं। अब एक यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो एडमिशन हो रहा है, यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में देखें तो एग्जामिनेशन का डाटा है, यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो टेंडर्स का रिकॉर्ड है, यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो अकाउंट्स का डाटा है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, ठीक है। टेंडर्स का रिकॉर्ड है ना, वो हम कहते हैं एवरी मिनट बाद अपडेट होना चाहिए, हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके मुख्तलिफ टाइम है, वो अपनी टाइम के मुताबिक आते हैं, सिस्टम के अंदर थंब लगा के सिस्टम के अंदर जो ना वो चेक इन करते हैं। तो ये रिकॉर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। तो इस तरह का डाटा माइग्रेट करने के लिए आपको बिल्कुल लास्ट निक ऑफ टाइम पे जाना पड़ता है, यानी कि आप जस्ट उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, जैसे ही माइग्रेट हो और आप नए सिस्टम के ऊपर गो लाइव हो जाएं। यानी कि हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि 2 वर्किंग डेज़ ऑफ डेज़ हैं हमारे पास, वर्किंग डेज़ में ये काम नहीं करेंगे, हम ऑफ डेज़ के अंदर ये काम करेंगे। अगेन रूल क्या है? ट्रांसफ़र ओनली रेलेवेंट डाटा। आपने सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट डाटा को ट्रांसफ़र करना है। लाइक दूस परचेज ऑर्डर अगेंस्ट विच वेंडर्स विल गिव मटीरियल इन फर्दर नीड टू बी ट्रांसफर्ड। ऐसा डाटा, ऐसे ऑर्डर्स जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ख़त्म हो चुके हुए हैं, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे सप्लायर्स जो ना वो अपना काम छोड़ चुके हुए हैं, ऐसे कस्टमर जो कि अपना जो ना वो फील्ड चेंज कर चुके हैं, उन सभी का रिकॉर्ड ऑब्सलीट कर दें, उनको ख़त्म कर दें, उनको आप सिस्टम में ना लेके आएँ ERP सिस्टम के अंदर। तो फिर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि इनको कहाँ पे लेके जाएं? क्या इस डाटे को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना मुनासिब होगा? डेटाबेस का फंडामेंटल रूल है, डू नॉट डिलीट एनीथिंग एनी टाइम। कभी भी किसी जगह पे भी कोई भी चीज़ डिलीट ना करें। आप किसी भी चीज़ को डिलीट नहीं करना चाहिए, उसके किसी भी जगह पे आपको दोबारा से ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप क्या करते हैं, हम एक लेगेसी एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। लेगेसी डाटा से वो डाटा उठा के एक वेयर हाउस एप्लीकेशन बनाते हैं। ये भी ERP की तरह का एक मॉड्यूल होता है, वेयर हाउस एप्लीकेशन। उसके अंदर तमाम तर इर्रेलेवेंट डाटा उसके अंदर फीड कर दिया जाता है, उससे रिपोर्ट जनरेशन की जा सकती है, उससे पुराने डाटे को जो है ना वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो पुरानी तर्ज का जितना भी ऑब्सलीट डाटा है, जिसकी हमको फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं हो सकता है कि किसी स्टेज पे हमें इसमें से कुछ रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ जाए, तो हम उसको एक वेयर हाउस एप्लीकेशन के अंदर डाल देते हैं। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑब्सलीट डाटा होता है। नया डाटा, चाहे वो मास्टर फॉर्म का हो या ट्रांजैक्शन फॉर्म का हो, दोनों टाइप्स के डाटा को वेयर हाउस एप्लीकेशन के अंदर नहीं डालते। वेयर हाउस के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेगेसी ऑब्सलीट डाटा अवेलेबल होता है।
सो इसके बाद हमारे पास है डाटा माइग्रेशन का प्रोसेस है। ये प्रोसेस को इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे।